नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मीडिया रेगुलेशन से संबंधित। देखो, मीडिया रेगुलेशन से संबंधित जो आर्टिकल हैं उसका कंटेक्स्ट हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मामला हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो, जैसे ही कोविड-19 हमारे देश में आया तो तबलीगी जमात के लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने कोविड-19 को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया है। तो उस समय कई जो मीडिया चैनल्स की जो कवरेज थी वो ऐसी थी, समाज को पोलराइज करने वाली। कम्युनल कलर दे दिया गया कोविड-19 के स्प्रेड होने को। इवन ऐसी ऐसी थ्योरीज भी मीडिया में दिखाई गई, जैसे ये इंटरनेशनल स्प्रेडर्स हैं, जानबूझ के इन्होंने कोविड-19 को स्प्रेड किया है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई, मीडिया ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती हैं, कम्युनल कलर देती हैं चीज़ों की, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या आप कोई नया एक्ट लाने जा रहे हो या फिर कोई नई पॉलिसी या गाइडलाइंस बनाने जा रहे हो? इस प्रकार से अगर मीडिया चैनल्स हेट्रेड स्प्रेड करते हैं तो उनको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है। ऑलरेडी देखो, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये रेगुलेट करती है मीडिया चैनल्स को। ये एक प्रकार का सेल्फ रेगुलेशन है। तो फिलहाल का जो मैकेनिज्म है वो सही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ये मैकेनिज्म सही नहीं है, ये मीडिया चैनल्स को नहीं रोक पा रहा है, हेट्रेड स्प्रेड करने से, नफरत फैलाने से नहीं रोक पा रहा है ये मैकेनिज्म। या तो आप लेकर आइए, अदरवाइज फिर हम कुछ गाइडलाइंस पास करेंगे ताकि मीडिया चैनल्स को रोका जा सके समाज में नफरत फैलाने से। इसके अलावा देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक जो एक्ट है भैया, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट, आप इस एक्ट के तहत भी तो एक्शन ले सकते थे ना उन मीडिया चैनल्स के अगेंस्ट जो हेट्रेड स्प्रेड कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके जवाब में कहा, देखो, अलग अलग मीडिया चैनल्स अलग अलग पर्सपेक्टिव को जनता के सामने रख रहे थे और ये व्यूअर्स के विवेक पे डिपेंड करता है, वो किस पर्सपेक्टिव को अपनाना चाहते हैं, किस पर्सपेक्टिव को नहीं अपनाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसे आप पर्सपेक्टिव बोलते हो? मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं कहा, लेकिन एसेंस यही निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पर्सपेक्टिव नहीं था, वो कोरा झूठ था। और सब कुछ आप व्यूअर्स के विवेक पे नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे तो फिर फेक न्यूज़ को भी आप व्यूअर्स के विवेक पे छोड़ दो कि हाँ, व्यूअर्स को जो न्यूज़ लगेगी ये ठीक है उसको वो अपनाएंगे और फेक न्यूज़ को आप स्प्रेड होने दो। ये क्या लॉजिक हुआ? आर्टिकल में ये कहा जाता है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट में इनफ प्रोविजंस हैं सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के तहत किसी भी मीडिया चैनल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई प्रोग्राम कोड के अगेंस्ट है तो उस प्रोग्राम को हटाने के लिए बोला जा सकता है सरकार के द्वारा, या फिर पूरे चैनल के खिलाफ ही एक्शन लिया जा सकता है। बट गवर्नमेंट एक्शन लेती नहीं है। जैसे सुदर्शन न्यूज़ ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, यूपीएससी जिहाद। सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ को यह बोला आप सावधानी बरतिए अपने प्रोग्राम्स में। तो ये काइंड ऑफ कंटेक्स्ट है। ये इशू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एथिक्स में क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए मीडिया एथिक्स से संबंधित। मीडिया एथिक्स जो कि अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है, कल हमने ये डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मीडिया एथिक्स के बारे में हम आज देखेंगे, क्योंकि मेंस में इस बार क्वेश्चन मीडिया एथिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इवन जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है मीडिया के रेगुलेशन से संबंधित। इसके बाद चौथा आर्टिकल यहाँ पे टू फ्रंट वार की थ्रेट से संबंधित है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी की ओपननेस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट डिस्कस करें, एक बेसिक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या फिर इकोनॉमी के ओपननेस से आपका क्या मतलब है? देखो, जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड बनाना।
हमारे देश की इकोनॉमी 1990-91 से पहले लिबरलाइज्ड नहीं थी। तभी तो हम बोलते हैं 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। हमने 1990-91 के बाद हमारे देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, यानी और ज़्यादा ओपन किया, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए बल्कि दूसरे देशों से आने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमने हमारे देश की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इसका एक टूल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जितना देखो विभिन्न देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा उतना इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सकेगी। बट अब बात करें कंटेक्स्ट की, हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दी, इकोनॉमी को ओपन करने के नाम पर किया क्या है, विभिन्न सरकारों ने सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने दिया है और इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एस जयशंकर ने एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया देखो एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमी है और इंडिया ने दूसरे देशों के द्वारा सेट किए गए फ्रेमवर्क को फॉलो किया, ये बहुत ज़्यादा दुखदायक है। एक प्रकार से उन्होंने पास्ट गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने दूसरे देशों की बातें मान ली और इसकी वजह से उन देशों के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट इंडिया में आए, उनके प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते बिके और हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा। अब क्वेश्चन उठता है, ये सारी स्टेटमेंट्स एस जयशंकर के द्वारा क्यों दी गई? क्योंकि देखो बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने RCEP नहीं ज्वाइन किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे इंडिया को नुकसान होगा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने गवर्नमेंट के उस फैसले को जायज़ ठहराने की कोशिश की जिसमें गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम RCEP को नहीं ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पास्ट में इस प्रकार के एग्रीमेंट्स ज्वाइन करने से इंडिया को नुकसान हुआ है, इसीलिए सरकार ने फैसला किया है हम ये पार्टनरशिप नहीं ज्वाइन करेंगे। अब स्टार्ट होता है आर्टिकल। राइटर फोकस करते हैं इस पूरे आर्टिकल में, क्या इकोनॉमिक ओपननेस या फिर यूं कहें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया के लिए नुकसानदायक है या फिर नहीं। देखो सबसे पहला पॉइंट राइटर ये रखते हैं, RCEP को ज्वाइन ना करके इंडिया रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी के हाशिए पर आ गया है। कैसे? क्योंकि देखो WTO ऑलरेडी ठंडे बस्ते में है। WTO अभी आज के समय में ग्लोबल इकोनॉमी में या फिर विभिन्न देशों के बीच ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक एक्टिव भूमिका नहीं निभा रहा है, इनएक्टिव है। तो बचता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होता है अगर विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना करके इंडिया फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा नहीं रहेगा ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो RCEP में अब 15 देश हैं, 16 देशों के बीच नेगोशिएशन हुई थी, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, तो 15 ही देश हैं इस पार्टनरशिप में। अब वियतनाम को कोई सामान मंगवाना होगा या फिर एक्सपोर्ट करना होगा तो वो चाइना को करेगा, जापान को करेगा, साउथ कोरिया को करेगा, आपस में ये खेलेंगे ना, क्योंकि इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर इंडिया से सामान भेजना भी हो, मंगाना भी हो, तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो इसका नतीजा तो ये निकलेगा ना, कंपैरेटिवली वियतनाम का या फिर दूसरे देशों का जो RCEP में शामिल है उनका इंडिया के साथ ट्रेड कम होगा। अगर इंडिया इनके साथ बायलैटरली अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज तो देखो RCEP में जो देश शामिल हैं उनकी प्रायोरिटी तो यही होगी ना, जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके साथ ज़्यादा ट्रेड किया जाए, क्योंकि उनके साथ ट्रेड होता है तो टैरिफ नहीं लगता। और देखो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशंस चलाती है ना, किसी देश से माल इंपोर्ट कर रही हैं, किसी देश से सर्विसेज यानी लेबर को इंपोर्ट कर रही हैं, किसी देश से एक रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रही हैं, किसी देश से दूसरे कंपोनेंट को, फैक्ट्री तीसरे ही देश में है। तो ये पूरी वैल्यू चेन होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना करके इंडिया इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा नहीं रहेगा, ये नुकसान होगा। और ऑलरेडी देखो जैसा हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि खास करके एशियन इकोनॉमीज के बीच में कंपटीशन है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होगा
तो फिर इंडिया को कैसे इन्वेस्टमेंट मिलेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट की दौड़ में इंडिया पिछड़ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि इकोनॉमी के ओपननेस की वजह से इंडिया ने सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट को इंडिया में आने दिया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। क्वेश्चन ये उठता है कि वास्तव में अभी इंडिया की इकोनॉमी ओपन है या फिर सिर्फ ये बातें हैं। राइटर का आंसर है नो, अभी इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ओपन है ही नहीं। वैसे तो देखो, अगर हम कंपेयर करें 30 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी, तो 100% आज के समय में इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा ओपन है एज कंपेरिजन टू 30 साल पहले। लेकिन अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को मेजर इकोनॉमी से कंपेयर करें तो आज भी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, अगर इंडिया उन देशों से माल इंपोर्ट करता है तो एवरेज तौर पर 13.8% टैरिफ इंडिया लगाता है, जो कि देखो किसी भी मेजर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। इवन देखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया वेरी रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में आता है, मतलब एक ऐसा देश जो इंपोर्ट पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। 1995 से 2019 के बीच इंडिया ने 972 बार एंटी डंपिंग मेजर्स को इनिशिएट किया है। ये वन ऑफ हाईएस्ट है वर्ल्ड में। एंटी डंपिंग ड्यूटी कोई भी देश किस लिए लगाता है? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार देखो चाइना जैसे देश क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं बहुत ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को एक्सपोर्ट पे। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जितनी लागत आई है, मान लीजिए चाइना की कोई स्टील कंपनी है, जितनी लागत आई है स्टील को प्रोड्यूस करने में, उससे भी सस्ती लागत में वो कंपनी जो है इंडिया में अपना स्टील बेच रही है। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार से सब्सिडी मिली है। और चाइना को क्या फायदा होगा सब्सिडी देकर? क्योंकि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको तो सब्सिडी मिल नहीं रही है सरकार से, तो चाइना की कंपनी का स्टील अगर सस्ता मिलेगा इंडिया में तो इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं वो फेल हो जाएंगी, और एक बार फेल हो जाएंगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो फिर चाइना की स्टील कंपनी फिर दाम बढ़ा देगी। तो इसे कहा जाता है डंपिंग, मतलब जितनी लागत आई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उससे भी सस्ती कीमत पे आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो दूसरे देशों में, माल को डंप करना। और मकसद ये होता है दूसरे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना और बाद में अपनी मनमानी करना। एक बार दूसरे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो इसे रोकने के लिए इंडिया ने 972 बार एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया है। तीसरा पॉइंट, इवन देखो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे भी इस साल ये कहता है कि इंडिया को ओवरऑल फायदा ही हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो फिर देश के विदेश मंत्री कैसे इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है? एक्चुअल में प्रॉब्लम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है ना, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे टैक्स संबंधित रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और लेबर रिफॉर्म्स की बात हमेशा की जाती है। अब तो लेबर कोड्स आ ही चुकी हैं। लैंड आसानी से अवेलेबल नहीं होता, नई फर्म्स जो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो इन सब फ्रंट्स पर गवर्नमेंट को काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं, देखो एक तरफ एस जयशंकर ये बोलते हैं कि पास्ट गवर्नमेंट्स ने दूसरे देशों के द्वारा सेट किए गए फ्रेमवर्क पर काम किया और दूसरे देशों के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने दिया। लेकिन राइटर कहते हैं पिछले 6 सालों में सरकार भी तो RCEP के मेंबर कंट्रीज को अपना स्टैंड नहीं कन्विंस कर सकी, और अंत में आगे इंडिया ने इस एग्रीमेंट को बाय बाय कह दिया। 5वां पॉइंट, देखो राइटर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इंडिया एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी है। IMF का ये कहना है 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई और इंडिया में प्रोस्पेरिटी भी आई। अरविंद पानागड़िया जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर हैं, उनके अनुसार 2004-05 में इंडिया में रूरल और अर्बन इंडिया में पॉवर्टी थी ऑलमोस्ट 40%, जो कि 2011-12 में घट के हो गई है 20%।
मतलब इंडिया को इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है, सबसे बड़ी आयरनी ये है, एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमें इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से इंडिया को सबसे बड़ी डेस्टिनेशन बनाना है, ये इंश्योर करना है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन आए, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और देखो दूसरी साइड में सरकार प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार नहीं साइन करना चाहती। तो आप बताओ, अगर सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करेगी, तो फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहेगी, कौन सी फर्म इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी? तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें इंडिया को इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी डेस्टिनेशन बनाना है, और दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज उस तरफ इंडिकेट नहीं करती हैं। सरकार के एक्शन में आप वो चीज़ नहीं देखते हो, सिर्फ बातें सरकार बोलती हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे कि सेविंग अकाउंट से 1 महीने में 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते कस्टमर्स, और करंट अकाउंट से 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा रुपये नहीं निकाले जा सकते। इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी अनाउंस किया कि लक्ष्मी विलास बैंक को अब मिला दिया जाएगा डीबीएस बैंक में। डीबीएस बैंक वैसे तो सिंगापुर का बैंक है, लेकिन सिंगापुर के इस बैंक की जो इंडिया की यूनिट है, यानी डीबीएस इंडिया, उस बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा इस लक्ष्मी विलास बैंक को। ऐसा फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया ताकि लक्ष्मी विलास बैंक के डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब वो कस्टमर्स जिनका पैसा जमा है इस बैंक में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक के एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो 8 महीने पहले यस बैंक को भी आरबीआई ने प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता फाइनेंशियल सेक्टर में किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी आए। वैसे भी फाइनेंशियल सेक्टर में आपको पता है, एक बैंक अगर डूबता है तो उसका असर दूसरे बैंक पर भी देखने को मिलता है। ये ताश के पत्तों की तरह होता है, एक ताश का पत्ता गिरता है तो सारे ताश के पत्ते एक के ऊपर एक गिरते जाते हैं और सारे ताश के पत्ते गिर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, लक्ष्मी विलास बैंक के साथ क्या गलत हुआ है? लगातार घाटा हो रहा था, नेटवर्थ इनकी लगातार इरोड हो रही थी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये रेज नहीं कर पा रहे थे अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो भी मार्च 2020 में बढ़ के हो गया 25.4% ऑफ एडवांसेस। टीयर 1 कैपिटल रेशियो भी नेगेटिव में आ गया 0.88%। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, चलो लक्ष्मी विलास बैंक को तो आरबीआई ने बचा लिया, लेकिन क्या चैलेंजेस कम होंगे? इसका आंसर है नो। ओवरऑल देखो बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है वो आने वाले दिनों में खराब होने वाली है। गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में कहा था कोविड-19 की महामारी के कारण कॉर्पोरेट ग्रुप्स की बैलेंस शीट पे काफ़ी स्ट्रेस आएगा और इसका असर बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने बैंकों से अच्छा खासा लोन लिया होता है। अगर वो लोन नहीं लौटा सकेंगे इस महामारी के कारण, तो बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी तो बढ़ेगा ना। इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी कर्ज बढ़ेगा तो गवर्नमेंट भी अच्छे से बैंकों की हेल्प नहीं कर पाएगी। आरबीआई ने इस जुलाई अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा, अगर देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है बाय 8.9%, तो बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एनपीए हैं वो मार्च 2021 आते आते हो जाएगा 14.7%, जबकि मार्च 2020 में ये था 8.5%। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई ने कंडीशन लगाई है कि अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है बाय 8.9%, जबकि अक्टूबर में बैंक ने फोरकास्ट किया कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी श्रिंक होगी बाय 9.5%। तो मतलब बैंकों का जो एनपीए है
वो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कंक्लूजन की बात करें, आरबीआई के सामने अब देखो डिफ़िकल्ट चैलेंज है। फिलहाल की सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट करना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ज़्यादा, यूँ कहें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रेडिट इंजन है देश की इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में। तो बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से मॉनिटर करना होगा, रेगुलेट करना होगा फिलहाल आरबीआई को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मीडिया एथिक्स से संबंधित हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखो, जैसा आपको पता है, डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल फोर्थ पिलर की तरह होता है। लेकिन वो बात अलग है, कुछ एक्सपर्ट्स आज के समय में बोलते हैं मीडिया का काम फोर्थ पिलर के बजाय फोल पिलर की तरह हो रहा है। ऑलरेडी जो 3 पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का काम मीडिया कर रही है। इंडिया में तो मीडिया इतना नीचे गिर चुकी है, इतने नीचे गिर चुकी है कि शायद और नीचे गिरेगी तो तेल मिल जाएगा, ऑयल तक पहुंच जाएगी। खैर, इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को जागरूक करना नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, और फ्रीली इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को मीडिया के माध्यम से। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये भी मीडिया का काम है। मीडिया को फ्रीडम हासिल है देश के संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए से। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का ये होता है लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करना, व्यूज़, कमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन मामलों पर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। मीडिया का ये भी काम बनता है कि वो एक्यूरेटली काम करे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, बिना बायस्ड होकर काम करें और डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करते वक्त। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ मीडिया, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। हेल्दी डेमोक्रेसी को शेप करना, लोगों को सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताना जो फिलहाल के समय में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मिरर के तौर पे काम करना, समाज में जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं, सच कड़वा होता है लेकिन आईना दिखाना, सिटीजन्स को अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जनता की थिंकिंग प्रोसेस को शेप करने में मदद करना, पॉलिटिशियंस को याद दिलाना अनफुलफिल्ड वादों के बारे में, और हर एक उस एक्शन को क्रिटिसाइज करना जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट हैं। पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी जगह पे जो अनफेयर या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उजागर करना, समाज में, देश में यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और सबसे लास्ट में डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमियों को भी उजागर करना। ये सब ड्यूटीज़ हैं मीडिया की। ये सब देखो कोर प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के। सबसे पहले ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए जर्नलिस्ट को, बिना किसी के दबाव में आए, ना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आए। कई बार देखो न्यूज़ चैनल्स भी जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत कवर कीजिए, तो ये मीडिया एथिक्स के अगेंस्ट है, जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जर्नलिस्ट को हर एक न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिया जाए बोलने का। काफ़ी बार मीडिया देखो क्या करता है, एक तरफा न्यूज़ कवर करता है, और इवन काफ़ी बार तो डिबेट भी एक तरफा होती है। मीडिया जो दिखाना चाहता है, सिर्फ उसी व्यूज़ से इत्तेफाक रखने वाले गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, और अगर बाकी आ भी जाते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप ये 5 याद रख लीजिए। ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, जो न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है वो फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए, एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, तीसरे नंबर पे फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बाद ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। काफ़ी बार देखो यूपीएससी इश्यूज़ भी पूछ लेती है कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो इश्यूज़ आप बता सकते हो, जैसे पेड न्यूज़ का इशू है, पैसे लेके मीडिया न्यूज़ छाप देती है या फिर न्यूज़ दिखाती है। करैक्टर असैसिनेशन का इशू है, किसी पर्सन का करैक्टर पूरी तरह से असैसिनेट कर दिया जाता है, मीडिया ट्रायल चलता है। अब देखो ये कौन फैसला करेगा कि किसी पर्सन ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ये फैसला जुडिशरी को करना है ना। लेकिन मीडिया कभी कभी ऐसा करती है, किसी पर्सन के करैक्टर को इतना ज़्यादा असैसिनेट कर दिया जाता है,
इवन जुडिशरी की जो ओपिनियन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसके बाद फेक न्यूज़ का भी इशू है। और मीडिया आज के समय में देखो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो गवर्नमेंट को फेवर करती हैं। और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, कोई भी बात हो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सरकार तो कुछ सही कर ही नहीं रही है, सरकार सब कुछ गलत ही कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया आउटलेट्स को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरकारें आती जाती रहती हैं, बट मीडिया का काम डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक जो इशू है वो है कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय एनबीए। एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग, इंश्योर न्यूट्रलिटी, इंश्योर दैट व्हेन रिपोर्टिंग ऑन क्राइम दैट क्राइम एंड वायलेंस आर नॉट ग्लोरीफाइड। आपने नहीं देखा काफ़ी बार इवन दाऊद इब्राहिम जिसने इतने ज़्यादा अपराध किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है, ऐसे लोगों को भी मीडिया के द्वारा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। डोन गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हो जनता को। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट अगर आप क्राइम और वायलेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, सावधानी बरतिए, डिस्क्रिशन बरतिए। सेक्स और नग्नता को आप मत दिखाइए, प्राइवेसी इंश्योर कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में मत डालिए। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, तो उसके बाद आतंकवादियों को जो लोग डायरेक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे, वो इंडिया के मीडिया चैनल्स को देख देख कर बता रहे थे कि आपके होटल के ऊपर अब एनएसजी आ गई है, ये सब चीज़ें। इवन आपको इतना भी याद होगा, शायद 2015 की ये बात है, पठानकोट पर जब अटैक हुआ था, पठानकोट एयरबेस में जब अटैक हुआ था, तो एनडीटीवी चैनल पर आरोप लगा था कि उस समय भी उन्होंने थोड़ी लाइव रिपोर्टिंग की थी और उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की गई थी। एक दिन के लिए न्यूज नहीं चलेगा एनडीटीवी, ऐसा कुछ सरकार ने निर्णय दिया था। उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद आप अंधविश्वास को नहीं प्रमोट करोगे। और सबसे लास्ट में, स्टिंग ऑपरेशंस अगर आपको कंडक्ट करने हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप स्टिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो मीडिया एथिक्स में। नेक्स्ट आर्टिकल टू फ्रंट वार से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या फ्यूचर में टू फ्रंट वार का सामना इंडिया को करना पड़ सकता है? बताइए हाँ या ना। देखो, टू फ्रंट वार हो या ना हो, लेकिन टू फ्रंट वार की थ्रेट जरूर है, खास करके गलवान वैली की घटना के बाद। पहले सरकार की जो भी सरकारें थी हमारे देश में, उनकी अप्रोच ये हुआ करती थी कि चाइना के साथ सिचुएशन को हम टैकल कर लेंगे पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेटिक एक्शंस की सहायता से। पाकिस्तान एकमात्र थ्रेट है और पाकिस्तान से हमारी जो मिलिट्री है वो सुपीरियर है और पाकिस्तान को हम हैंडल कर लेंगे। ये सरकार की अप्रोच हुआ करती थी। लेकिन गलवान वैली की घटना के बाद अब ऐसा नहीं है। अब चाइना के साथ देखो एकदम से एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होने वाली है। और चाइना अब ऐसी सिचुएशन में है कि चाइना को लगता है अब हमारा टाइम आ चुका है। तो अगर देखो अब डिसएंगेजमेंट हो भी गया एलएसी पर, डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है इंडिया और चाइना की मिलिट्री के बीच, पुराने जो प्रोटोकॉल्स हैं, पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको लेके अब ट्रस्ट नहीं रहा। और आगे टकराव ना सिर्फ लद्दाख रीजन में होगा बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भी टकराव देखने को मिल सकता है। तो तब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी जब तक नए प्रोटोकॉल्स, नए एग्रीमेंट्स साइन नहीं होते हैं बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, और ट्रस्ट फिर से पैदा नहीं होता है और इसमें वक्त लगेगा। यानी टू फ्रंट वार की जो थ्रेट है वो अभी भी सरकार के सामने एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर देखो टू फ्रंट पे वार हो भी जाता है तो इंडिया इसको कैसे टैकल करेगा? देखो,
आपको सबसे पहले तो ये डेजिग्नेट करना होगा कि प्राइमरी थ्रेट आपको कहां से है। प्राइमरी थ्रेट फॉर एग्जांपल चाइना से है, तो ज्यादा रिसोर्सेज आपको चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर डिवोट करने होंगे, ना कि पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर। और आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि आधे सोर्सेज हम वहां पे लगाएंगे आधे वहां पर लगाएंगे, नहीं। पहले आप पहचानो आपका जो प्राइमरी एनिमी है वो कौन है, तो उस फ्रंट पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये उठता है, चाइना के साथ अगर हम बात करें तो क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है अगर हम चाइना से कंपेयर करें। स्ट्रेंथ देखो काफी ज्यादा है, मतलब वीकनेस भी काफी ज्यादा है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बॉर्डर पर देखो हमने डिफेंस को काफी मजबूत बनाया है पिछले कुछ सालों में। पहले तो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। बड़े हाइट्स पर ऑपरेशंस चलाने का हमें अच्छा खासा अनुभव है। कारगिल में हमने ऑपरेशंस चलाए थे, सियाचिन पर काफ़ी लंबे समय से हमारे देश की आर्मी मौजूद है, तो ये ऑपरेशंस हमें हैं, ये एक्सपीरियंस हमारे पास है, जबकि चाइना के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। एयरफोर्स के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज हासिल है एज कंपेरिजन टू पीएलए एयरफोर्स। ये हम बात कर रहे हैं अगर बड़ी हाइट्स पर ऑपरेशंस को कंडक्ट करना हो। इसके साथ साथ एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जो है वो भी इंडियन एयरफोर्स की काफ़ी अच्छी है, जबकि इंडियन ओशन में नेवी के पास भी एडवांटेज हासिल है। मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पीएलए नेवी। चाइना के पास क्या एडवांटेजेस हैं? चाइना के पास देखो मिलिट्री पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। बैलिस्टिक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर एयर डिफेंस, इन स्फीयर्स में चाइना के पास काफ़ी एज हासिल है। और जैसा देखो आपको पता है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा रोल रहा। ड्रोन्स की सहायता से पूरा वार जीत लिया अजरबैजान ने। फ्यूचर में अगर वार होता है तो टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला ज़्यादा रहेगा। 99 में हमने जो वार लड़ा था उस प्रकार का वार होगा ऐसी संभावना कम है। सबसे लास्ट में देखो इतना कुछ करने के बावजूद नॉर्दर्न बॉर्डर्स में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे गैप्स हैं, तो इन सब पॉइंट्स पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टू फ्रंट वार की थ्रेट से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।